हेलो एवरीवन। आज के अंक में कक्षा 12 की कविता पतंग, जो कवि आलोक धनवा जी के द्वारा लिखी गई है, का आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण दूंगी। कविता की व्याख्या जानने से पहले हमें संक्षिप्त रूप में कवि परिचय से परिचित हो जाना चाहिए। कवि आलोक धनवा, इनका जन्म बिहार के मुंगेर में 1948 में हुआ था, यानी आज़ादी के एक वर्ष बाद। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, जनता का आदमी, जो इनकी पहली कविता थी, 1972 में आई थी, प्रकाशित हुई थी। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और प्रसिद्ध रचना जिसका अंश हम आज पढ़ेंगे, दुनिया रोज बनती है। ये एकमात्र संग्रह है और इसी का अंश आज की हमारी कविता पतंग है। कुछ इन्हें सम्मान भी दिए गए। राहुल सम्मान, यानी सांकृत्यायन जी के नाम से जो राहुल सम्मान है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया और यह इनका पहला सम्मान था। इसके बाद हम कविता पर आ जाते हैं। पतंग कविता आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि सभी बालक हैं, कि पतंग से बच्चों का कितना गहरा संबंध होता है। हालांकि यदि हम जीवन की गहराइयों में जाकर देखें तो जिस प्रकार से पतंग उड़ान भरती है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन की, हमारी उन्नति, हमारी उड़ान होती है। हम भी वैसे ही उड़ान भरते हैं, वो भले ही मानसिक रूप से हो, ख्यालों में हो। प्रस्तुत कविता में पतंग आपका प्रिय और मनोरंजक विषय है, क्योंकि सभी बच्चे पतंग उड़ाने में बहुत रुचि रखते हैं। सबसे पहले कविता में दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है। दृश्य इसलिए कि जब आप ये कविता पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या सुनते हैं, तो आपके मानस पटल पर एक छवि अंकित हो जाती है। श्रव्य इसलिए कि आप कविता पाठ को सुन रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें स्पर्श बिंब दिए गए हैं, क्योंकि कई जगह कोमलता का, बच्चों के पैरों की कोमलता का, शरद ऋतु की कोमलता का वर्णन किया गया है। मानवीकरण भी इस कविता में है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं, विशेष बातों के अंतर्गत आती हैं, तो इनको आप लिख लीजिएगा, अपने पास नोट कर लीजिएगा। कविता की पंक्तियां पढ़ती हूं। सबसे तेज बौछारे गई, भादौ गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, वर्षा ऋतु जा रही है, समाप्ति की तरफ है, आजकल जैसा ही मौसम है। और भादव का महीना, जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो उसका आगमन हो जाता है, परंतु उस भादव के महीने के साथ साथ आप स्वयं अनुभव करेंगे कि शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। मौसम बड़ा प्लीजेंट सा हो जाता है, नरम हो जाता है, सुहावना हो जाता है। और शरद ऋतु में सवेरा कैसा लगता है? जैसे किसी सफेद खरगोश की लाल आंखें होती हैं। सुबह की जो लालिमा होती है सूर्य की, वो वैसी लालिमा होती है जैसे किसी खरगोश की लाल आंखें हो। यहां दृश्य बिंब विद्यमान है। सवेरा हुआ, भादौ गया, सवेरा हुआ, दृश्य बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, दृश्य बिंब है। आधुनिक काल की खड़ी बोली में लिखी गई ये कविता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, यहां मानवीकरण किया गया है शरद ऋतु का। शरद ऐसा जैसे किसी नदी के पुल को पार करता हुआ
तेज गति से किसकी तरफ बढ़ रहा है? बच्चों की तरफ आ रहा है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। घंटी कब बजाते हैं? जब हम किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं। और यहाँ शरद ऋतु क्योंकि मौसम थोड़ा सुहावना हो जाता है, बच्चे अब से पहले तो धूप में खेलने से बचते हैं, पर अब वो पतंग उड़ाने के लिए और खेलने के लिए बाहर निकलने लगे हैं। इसीलिए यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए बताया गया है कि ऐसा लग रहा है क्योंकि एक चमक सी भी उत्पन्न हो जाती है, मौसम में नरमियत आ जाती है कि जैसे वो बच्चों को बुला रहा है कि आओ खेलें, अर्थात पतंग उड़ाएं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इशारे भी कैसे हैं? चमकीले हैं। दृश्य बिंब आगे, घंटी जोर जोर से बजाते हुए श्रव्य बिंब है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को वो अपनी ओर बुला रहा है, आकर्षित कर रहा है कि आओ मेरे पास आओ, यहाँ मौसम अच्छा हो गया है, अब तुम खेलो, पतंग उड़ाओ। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब का प्रयोग किया गया है कि पतंग ऊपर उठ सके। इस मौसम में यानी शरद ऋतु में आसमान भी, आकाश भी इतना नरम हो जाता है कि जैसे पतंग उसी के सहारे ऊपर उठती चली जाती है, उड़ती चली जाती है कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। बच्चों को देखो कितनी रुचि होती है इसमें। सबसे पतला कागज होता है, जरा सा पानी का ड्रॉप गिर जाए वो समाप्त हो जाता है, गल जाता है, कि पतंग ऊपर उठ सके। इतनी ऊंचाइयों को छूती है वह कि उसका अनुमान हम भी नहीं लगा सकते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। क्योंकि आकाश में जब पतंग उड़ती हैं तो वो तितली की भांति ही रंगीन इधर से उधर उड़ती हुई दिखाई देती है। और पतंग जो बनाई जाती है उसका कागज बहुत पतला कागज होता है, पानी के एक ड्रॉप से वो गल जाता है, समाप्त हो जाता है। पतली सी कमानी होती है बांस की जिसके सहारे उसको आकार दिया जाता है और वह आकाश में धागे के सहारे बड़ा ऊंचाई तक उड़ सकती है। और जब पतंग उड़ती है, आप भली भांति जानते हैं कि जब वसंत ऋतु का पर्व होता है तब तो आप देखते होंगे कि छतों पर डीजे आदि लगाकर बड़ा सीटियां, किलकारियां, एक दूसरे की पतंग काटने का शौक और शोर शराबा बहुत अधिक रहता है। ठीक वैसा ही पर इस मौसम में रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ने लगती है और बच्चे भी एक छत से दूसरी छत पर जाते हुए तितलियों की भांति ही चुलबुलापन अपना प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों को लेकर यहाँ बताया गया है, उनकी कोमलता का वर्णन यहाँ किया गया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, क्योंकि बच्चे बहुत कोमल होते हैं। कपास, रुई, वह भी बड़ी कोमल होती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे बेचैन होते हैं, वो एक जगह, आप देखना कभी भी छोटा बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठता। इवन जो बहुत छोटा बालक होता वो भी चाहे हाथ पैर चलाता रहता है पर शांत नहीं, जब तक सोए ना। सो जाता है तो शांति में, अन्यथा वह हलचल करता ही रहता है, किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी खेल में लगा रहता है। और यहाँ पृथ्वी को घूमते हुए जैसे, क्योंकि बच्चा चहलकदमी करता रहता है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तो यहाँ बच्चे के पैरों में बेचैनी है पर घूमती हुई पृथ्वी उनके पास आती है, क्योंकि बच्चा घूमता रहता है, एक छत से दूसरी छत पर पतंग उड़ाने के लिए जाता रहता है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, वो नंगे पांव होते हैं पतंग उड़ाते हुए, निर्भय होते हैं और उन्हें छत ना तो गर्म लगती है और ना ही कठोर लगती है,
क्योंकि उनके पांव बड़े मुलायम होते हैं और खेलते हुए वो इतने मशगूल होते हैं, इतने व्यस्त होते हैं, इतना रम जाते हैं उन खेलों में कि उन्हें कठोरता का अनुभव तक नहीं होता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग एक ढोलक की तरह का पुराना वाद्य यंत्र होता है, तो उन्हें केवल अपनी धुन में अपनी पतंग, उसकी उड़ान, उसके धागे, उसका कटना, दूसरे की पतंग काटना, वो मृदंग की तरह वही वही उनके कानों में गूंजता और बजता रहता। उन्हें किसी और दुनिया का नहीं पता होता है। जब वे पेंग भरते हुए चले जाते, पेंग भरना ऊंचाइयों को छूना, आगे बढ़ते चले जाना, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर, क्योंकि बच्चे बहुत लचीले होते हैं, आपने देखा होगा जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है जितनी बच्चों की बॉडी में होती है, तो वो लचीले होते हैं। यहाँ से वहाँ आसानी से, कितना ही उनको आप व्यायाम करवा लो उतना ही वो आसानी से कर सकते हैं, कठिन से कठिन व्यायाम भी। छतों के खतरनाक किनारों तक छोटी सी मुंडेर बनी हुई है, उस पर भी वो यूं लांग जाते हैं। कई बार गिरने का खतरा भी होता है और वो गिरते गिरते बच जाते हैं, तो वो और भी निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, जिसमें वो डूबे हुए हैं, जिसमें वो व्यस्त हैं पतंग उड़ाने में। वही म्यूजिक, वही संगीत उन्हें सुनाई दे रहा है, उनके कानों में वही गूंज रहा है, उन्हें कुछ और नहीं पता होता है। बहुत तन्मयता के साथ बच्चे काम करते हैं, वो चाहे खेलने का ही क्यों ना हो। पढ़ाई के लिए तो मैं उतना नहीं कह सकती जब तक रुचि जागृत ना हो, और ये कार्य एक शिक्षक का होता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे वो गिरते गिरते बच जाते हैं। पर जैसा मैंने कहा है ना कि बचने के बाद वो और निडर हो जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंग में आपने देखा होगा धागा बंधने के लिए छोटा सा एक सुराख बना होता है, उसको रंध्र कहते हैं। उन रंध्रों के सहारे वो भी उड़ रहे होते हैं और उन्हीं के सहारे वो बच भी जाते हैं। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो वे और भी निडर हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं और सुनहले सूरज के सामने निडर होकर, निर्भय होकर, बेबाक होकर आ जाते हैं अपने पतंग को लेकर उड़ाने के लिए। पृथ्वी और भी तेज घूमने लगती है, क्योंकि जब हम किसी मुसीबत से बचकर निकल जाते हैं तो हम और अधिक निर्भीक हो जाते हैं। और ऐसा ही बच्चों का है कि पतंग उड़ाते हुए यदि वो ढलान पर पहुंच गए या बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए, गिरते गिरते बच गए, फिर तो उनमें दोगुना उत्साह बढ़ जाता है और अधिक उत्साह के साथ वो अपनी पतंग उड़ाने लगते हैं। उनके पृथ्वी और भी तेज घूमती है उनके बेचैन पैरों के पास। सो स्टूडेंट्स, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ इस अंक में यहीं तक, और अगले अंक में इसी कविता के अभ्यास प्रश्न और उत्तर लेकर मैं आपके समक्ष आऊँगी। धन्यवाद।